ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपका जो 5th पेपर है संकाय एवं विषयों की समझ, उसमें मैं आपको फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक था ज्ञान, उसको पढ़ा रही थी। तो ज्ञान के बारे में मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। ज्ञान क्या है? ज्ञान एक सामान्य शब्द है जिसका सामान्य रूप में प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि ज्ञान किसी विषय या वस्तु का यथार्थ रूप, जो वास्तविक रूप है वही ज्ञान है, और इस यथार्थ रूप का किसी विषय या वस्तु के यथार्थ रूप का वर्णन करना ही ज्ञान के अंतर्गत आता है। इसलिए जो ज्ञान का क्षेत्र है वो व्यापक हो जाता है। तो ज्ञान के क्षेत्र को व्यापक होने के कारण यहाँ ज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। अब जो भौतिक जगत का ज्ञान है वो भौतिक वस्तुओं के संपर्क में आने से प्राप्त होता है, यानी कि प्रत्यक्ष में हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो इंद्रिय अनुभव के द्वारा हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम ताजमहल को देखने गए तो ताजमहल को हमने आंख इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देख लिया। अब देखने के बाद हम यहाँ आकर के उस ताजमहल के बारे में वर्णन करते हैं कि ताजमहल सफेद पत्थरों से बना हुआ है, ताजमहल की ऐसी आकृति है, ऐसी नक्काशी है। तो हम जब उसका लिखित रूप में वर्णन करते हैं तो उसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है, तो इसे हम भौतिक ज्ञान कहते हैं। दूसरा ज्ञान है जैसे कि आध्यात्मिक ज्ञान। तो आध्यात्मिक ज्ञान को हम तर्क, बुद्धि, विचार, प्रेरणा के माध्यम से प्राप्त करते हैं, या शास्त्रों के माध्यम से हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो इस अवधारणा के अनुसार ये कहा जाता है कि जो ज्ञान है वो ज्ञान तथ्यों को स्पष्ट रूप से उनको लेना वो ज्ञान के अंतर्गत आता है, और तथ्यों को हम ऐसे ही प्राप्त नहीं करते, उसके लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, परिश्रम की आवश्यकता होती है, तब ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। तो ये अवधारणा ये कहती है कि जो ज्ञान है वो ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन प्रक्रिया है। तो ज्ञान सरल से कठिन की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर प्राप्त किया जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों ने ज्ञान की दूसरी अवधारणा भी बताई है। वो कहते हैं कि ज्ञान एक सामान्य वस्तु है, तो ज्ञान को हमें सामान्य तरीके से ही लेना है। जैसे कि हम दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं, जैसे सुबह हम जल्दी जागते हैं, सांस लेते हैं, या विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक की जो हमारी दिनचर्या होती है उस दिनचर्या को हम सहज भाव में ही करते रहते हैं। ऐसे ही हमें ज्ञान को भी सहज भाव में लेना चाहिए। यदि हम ज्ञान को सहज भाव में लेते हैं तो ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए एक सामान्य क्रिया हो जाती है, तो वो कठिन नहीं रहता है। तो पहले की अवधारणा तो कहती है कि ज्ञान प्राप्त करना कठिन है, लेकिन दूसरी अवधारणा उस ज्ञान को वस्तु मानती है। तो वस्तु मानने के साथ साथ ही उसको सहज भाव में लिया जाए, दैनिक क्रियाकलापों के साथ ही ज्ञान प्राप्त किया जाए, तो वो ज्ञान प्राप्त करना कैसा हो जाता है? सरल हो जाता है। तो वहां भी ज्ञान, यहाँ भी ज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि पहला है विशिष्ट ज्ञान और दूसरा है सामान्य ज्ञान। अब विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत हम आध्यात्मिक जगत को ही लेते हैं। तो आध्यात्मिक जगत का जो ज्ञान है, जो हम जिसे कि पारलौकिक जगत का ज्ञान भी है, उसे कहा जाता है। तो ये जो पारलौकिक जगत के ज्ञान की प्रक्रिया है, इसको हम तर्क बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इस ज्ञान की प्राप्ति के करना कठिन है, यानी तर्क बुद्धि के द्वारा जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो इसके लिए हमें साधना की जरूरत होगी, और जब साधना करेंगे तो साधना करना एक कठिन कार्य होता है, जिसके आधार पर हम विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे साधना और परिश्रम के द्वारा जब यह ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो इनके उपाधि एक प्राप्त होती है, जैसे कि स्वामी जी त्रिकालदर्शी हैं, जैसे कि आत्मा अजर अमर है, राम प्रसाद अध्यात्म के क्षेत्र में प्रकांड विद्वान है। तो ये प्रकांड विद्वान बनना, त्रिकालदर्शी बनना, ये सब ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता, ये बहुत कठिन परिश्रम और साधना के द्वारा ही हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो विशिष्ट ज्ञान क्या है? विशिष्ट ज्ञान को साधना के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिए विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना कठिन होता है। दूसरा होता है सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान क्या होता है? जैसे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सभी भौतिक वस्तुएं आती है, उन भौतिक वस्तुओं को हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से देख करके और हम उसका इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि यह एक मेज है, सीता स्कूटर चलाना, जो रमा पढ़ना जानती है, तो ये सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो सामान्य ज्ञान को सामान्य से विशिष्ट की ओर प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान और सामान्य ज्ञान 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो त्रिकालदर्शी ज्ञान जब प्राप्त करते हैं तो वो विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत आता है।
तो ये हमने ज्ञान की अवधारणा हम क्लास में भी इसको समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ज्ञान का भूतकालीन यानी दूरवर्ती से और 21वीं सदी तक इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी सामान्य वृद्धि कैसे हुई। तो भूतकाल में क्या था, ज्ञान का संबंध किससे था। तो भूतकालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी या भूतकाल में प्राचीन समय में कैसी शिक्षा व्यवस्था थी, वो थी वैदिक कालीन शिक्षा। तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था से भी इस अनुशासनिक ज्ञान का संबंध पहले से ही जुड़ा हुआ है। तो इसके अंतर्गत प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था का जो मूल केंद्र था, वैदिक कालीन शिक्षा में जो शिक्षा का मूल केंद्र कौन थे, गुरुजी थे यानी शिक्षक थे। तो शिक्षक जो कहता था वही छात्र को करना पड़ता था, लेकिन शिक्षक का उद्देश्य था बालक का सर्वांगीण विकास करना, और सर्वांगीण विकास करने के लिए गुरुजी प्रयास करते थे। लेकिन यहाँ आज्ञा किसकी सर्वोत्तम मानी जाती थी, शिक्षक की। शिक्षक की आज्ञा का छात्र पालन करते थे और उसी का अनुसरण करते थे, यानी जैसा गुरुजी कहते थे वैसा ही छात्र करते थे। तो यहाँ आदर्श किसको माना गया है, शिक्षक को। तो प्राचीन काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें आदर्श गुरुजी को माना गया है। लेकिन वर्तमान में जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हुआ तो शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन होने लगा। तो वर्तमान में इसका स्वरूप बदलता गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले आदर्शवाद था, तो आदर्शवाद में आध्यात्मिकता थी, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था अध्यात्म पर आधारित थी। धीरे धीरे प्रकृतिवाद आया, तो प्रकृतिवाद के प्रवर्तक थे रूसो। तो रूसो ने क्या कहा था कि बालक को स्वतंत्र छोड़ दो, यहाँ किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, वह अपनी इंद्रियों के द्वारा स्वयं ही सीखेगा। यहाँ जैसे कि शिक्षक कौन था, तब उस समय शिक्षक पर्दे के पीछे कार्य करता था। तो रूसो ने यह बात बताई थी। प्रकृतिवाद के बाद यथार्थवाद आया। तो यथार्थवाद क्या कहता है कि जो वास्तविक वस्तु दिखाई देती है वो ही ज्ञान है। तो यथार्थवाद के बाद फिर विज्ञान पद्धति को लिया गया, तो विज्ञान के अनुसार वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग इसमें किया गया। बाद में जैसे कि यथार्थवाद आया, यथार्थवाद के बाद विचारवाद आया। तो विचारवाद क्या कहता है कि संसार क्या है, परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील यानी यहाँ ज्ञान भी सत्य नहीं है, ये भी परिवर्तनशील होता रहता है। तो यहाँ सामाजिक कसौटी पर इसको कसा जाना चाहिए। जॉन डीवी ने भी यही कहा है। तो फिर धीरे धीरे फिर क्या आया, स्वतंत्रवाद आया। स्वतंत्रवाद कहता है कि मनुष्य को फ्री छोड़ दो, वो अपने आप। यदि आस्तिकवाद आया, तो आस्तिकवाद कहता है कि यदि किसी वस्तु का अस्तित्व है तो वह सही है, और यदि किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है तो वह गलत है। यदि व्यक्ति है तो उसका अस्तित्व है, और यदि व्यक्ति नहीं है तो उसका अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार काल के अनुसार जो शिक्षा की व्यवस्था थी समाज में, वो भी परिवर्तित होती चली गई। तो वर्तमान समय में इसका स्वरूप परिवर्तन हो गया, यानी प्राचीन विधियों के आधार पर नई विधियों का प्रयोग इसमें किया जाने लगा। क्योंकि वर्तमान समय में शिक्षा कैसी हो गई, बाल केंद्रित हो गई। तो बाल केंद्रित होने के कारण जो शिक्षा की व्यवस्था है वो छात्रों पर केंद्रित हो गई, यानी बालक की रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार शिक्षा व्यवस्था की गई। तो जब बालक जैसा चाहेंगे वैसे ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन प्राचीन काल में इसका स्वरूप क्या था और वर्तमान में क्या है, इसको हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। अब जैसे इसमें पहला पॉइंट है वो है प्राकृतिक विज्ञान में अनुशासनिक ज्ञान की उत्पत्ति एवं सामान्य वृद्धि। प्राकृतिक विज्ञान। अब प्राकृतिक विज्ञान पहले क्या थी, प्राचीन काल में इन विज्ञान का संबंध था, जैसे कि ज्योतिष विज्ञान, खगोल विज्ञान, धनुर्विद्या, इनसे इनका संबंध था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसका समाज में परिवर्तन हुआ और इसका स्थान किसने ले लिया, संकायों ने ले लिया, यानी विभागों ने ले लिया। जैसे कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, तो ये पाठ्यक्रम में आने लगे और इसका स्वरूप परिवर्तन हो गया। लेकिन इसका संबंध प्राचीन काल से भी था और वर्तमान से भी है। तो वर्तमान में अब रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के रूप में इसकी उत्पत्ति और वृद्धि होने लगी है। दूसरा पॉइंट आता है जैसे कि सामाजिक विज्ञान में। तो सामाजिक विज्ञान में अनुशासनिक ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, पहले प्राचीन व्यवस्था किस प्रकार से विकास हुआ। अब जैसे कि सामाजिक विज्ञान में, पहले सामाजिक विज्ञान भी प्राचीन काल से प्रमुख रूप से संबंधित है। जैसे इसमें सामान्य रूप से सामाजिक व्यवस्था से संबंधित तथ्यों और पाठ्य वस्तुओं का समावेश किया जाता है। जैसे कि नीति शास्त्र है, वर्ण व्यवस्था है, कर्म व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, इन सब व्यवस्थाओं का इसमें समावेश किया गया। लेकिन वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है, ये सब उस समय
एक ही उसमें थे, नीति थी, तो नीति शास्त्र में इन सब नीतियों के बारे में लिखा गया था। लेकिन वर्तमान में इसको अलग अलग संकायों में विभाजित कर दिया गया। जैसे कि अब अर्थशास्त्र अलग हो गया है, राजनीति शास्त्र अलग हो गया है, समाज शास्त्र अलग हो गया है। तो इस प्रकार से इसमें धीरे धीरे विकास होने लगा है। तो इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान में इसकी सामान्य उत्पत्ति और वृद्धि हुई। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट इसमें है भाषा शास्त्र में। भाषा शास्त्र में अनुशासनिक ज्ञान की सामान्य उत्पत्ति और सामान्य वृद्धि। अब भाषा शास्त्र में पहले क्या था, संस्कृत भाषा थी। तो संस्कृत भाषा होने के कारण सारी जो हिंदी है वो भी संस्कृत भाषा से ही निकली है, केवल एक भाषा से ही। तो हिंदी क्या है, संस्कृत क्या है, हिंदी भाषा की जननी है। तो हिंदी भाषा की जननी होने के कारण अनेक शब्द संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं। तो संस्कृत भाषा में व्याकरण संबंधी नियमों को प्रमुखता दी गई है। तो प्राचीन काल का साहित्य विविध भाषाओं में था। तो वर्तमान में धीरे धीरे क्या हुआ कि इस भाषा को, हमारे संविधान में भी परिवर्तन हुआ, तो इस भाषा को त्रिभाषा के रूप में लागू किया गया। त्रिभाषा में कौन कौन सी भाषा आती है, जैसे कि हिंदी है, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी। इसको त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार वर्तमान में इसका स्वरूप बदल गया है। चौथा पॉइंट है पाठ्यक्रम में अनुशासनिक ज्ञान की उत्पत्ति एवं सामान्य वृद्धि। तो प्राचीन काल में विद्यालय विषय के पाठ्यक्रम में क्रमबद्धता की स्थिति देखी जाती थी। तो प्राचीन काल में बालकों को सर्वप्रथम गुरुकुल में संस्कृत के सामान्य नियमों और व्याकरण को ज्ञान कराया जाता था। तो उसी के आधार पर वेदों का अध्ययन कराया जाता था। तो इसके परिणाम स्वरूप तथ्यों का ज्ञान कराने के बाद वेदों का अध्ययन कराया जाता था। सामान्य ज्ञान कराने के बाद भी इस पाठ्यक्रम का स्वरूप सरल से कठिन की ओर व्यवस्थित हो गया। तो आज वर्तमान में भी इसी प्रकार का अनुकरण किया जाता है, अर्थात पाठ्यक्रम में सिद्धांत और व्यवहार का समन्वित रूप वर्तमान में देखने को मिलता है। अब 5वां पॉइंट आता है विषयों में अनुशासनिक ज्ञान की उत्पत्ति एवं सामान्य वृद्धि। अब विषयों के मध्य अनुशासनिक ज्ञान पहले भी पाया जाता था, जैसे कि चिकित्सा विज्ञान का संबंध जीव विज्ञान में पाया जाता है। विविध प्रकार की वनस्पति, औषधि, पौधे आदि तैयार की जाती है। इसी प्रकार विविध प्रकार की विधाओं में धनुर्विद्या, व्यापार कला सामाजिक व्यवस्था से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। तो वहाँ भी प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती थी। तो वर्तमान में प्रत्येक विषय में भी अनुशासनिक ज्ञान देखने को मिलता है। अब जैसे कि सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल एवं अर्थशास्त्र आदि सम्मिलित होते हैं। क्योंकि यदि हमें मान लो इतिहास पढ़ानी है और इतिहास में हम महाराणा प्रताप को पढ़ा रहे हैं, तो महाराणा प्रताप को समझाते समय उसकी जीवनी को समझाएंगे। फिर यदि महाराणा प्रताप के युद्ध के बारे में हम वर्णन करें तो महाराणा प्रताप की युद्ध की भौगोलिक स्थिति को दिखाने के लिए भूगोल का ज्ञान भी होना आवश्यक है। तो होते अलग अलग विषयों को होने के बाद भी उनको एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ भी अनुशासनिक ज्ञान की उत्पत्ति देखने को मिलती है, इसका विकास देखने को। संकाय में अनुशासनिक ज्ञान की उत्पत्ति एवं सामान्य वृद्धि। अब संकाय क्या होती है? संख्या होते हैं विभाग, जैसे कि अनुशासन विभाग है, जैसे कि शिक्षा विभाग है, ज्योग्राफी विभाग है, भूगोल का अलग विभाग है। तो अलग अलग विषयों के अलग अलग विभाग होते हैं, उन्हें संकाय कहते हैं। तो अनुशासनिक की उत्पत्ति प्राचीन काल में भी थी और हाल में भी देखने को मिलती है। जैसे कि नीति शास्त्र था, तो एक नीति शास्त्र को एक अलग संकाय का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें नियम और सिद्धांत होते थे। नीतियां काल में अनुशासनिक ज्ञान की उत्पत्ति भी मैं आपको बता रही थी। तो पहला नीति शास्त्र को अलग विभाग का नाम दिया गया था, जिसमें नीति और नियम सिद्धांतों के बारे में बताया जाता था। दूसरा है इसमें आप जैसे कि धनुर्विद्या है, तो धनुर्विद्या में अस्त्र शस्त्रों का के बारे में बताया जाता था। लेकिन वर्तमान में भी क्या है, जैसे कि राजनीति विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, तो राजनीति विज्ञान में राजनीति के बारे में बताया जाता है, सामाजिक विज्ञान में सामाजिक विज्ञान के बारे में बताया जाता है, अर्थशास्त्र में वेदों के बारे में बताया जाता है, इतिहास में इतिहास के बारे में बताया जाता है। तो इस प्रकार संकाय के आधार पर भी इनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे का बचा हुआ कल पढ़ेंगे। थैंक यू।